हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर फेडरलिज्म की, जो कि सिविक्स का लेसन 2 है। और सीबीएसई पैटर्न के अनुसार सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ फेडरलिज्म, इसके टाइप्स, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, उसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं पहले अपना चैप्टर। तो फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म है क्या, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है संघवाद या संघीयता। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। तो यह एक व्यवस्था है जिसमें पावर डिवाइड की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके बहुत सारे अंगों के बीच। सेंट्रल अथॉरिटी दैट मीन्स यह अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स में आ सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, आप जो भी बोलें। तो इन सब के बीच में जो पावर का डिवीज़न होता है, और इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था दो केसेस के बारे में, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। बेल्जियम के केस में हमने देखा था कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है या लीडर्स जो हैं वो आगे आए और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था उन लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से, अलग अलग स्तर पर। तो वो एक फेडरलिज्म की का उदाहरण था। वहीं जब हम श्रीलंका के केस को पढ़े थे, तो श्रीलंका के केस में हम देखे थे कि जो नेशनल गवर्नमेंट था, जो यूनियन गवर्नमेंट था, वो ज़्यादा पावरफुल था, स्टेट गवर्नमेंट का रोल कम था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फेडरलिज्म में जो लोकल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट को जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण उनकी वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं नेशनल गवर्नमेंट पे या यूनिटरी गवर्नमेंट पे। जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो यह फेडरलिज्म फेडरेशन टर्म से बना है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में फेडस एक शब्द था जिसका मतलब ही होता था ट्रीटी या एग्रीमेंट। ट्रीटी या एग्रीमेंट का मतलब होता है संधि। तो इसी फेडरेशन वर्ड से बना वर्ड फेडरलिज्म, यह एक लैटिन वर्ड है। जब हम टाइप ऑफ फेडरेशन की बात करते हैं या काइंड्स ऑफ फेडरेशन की बात करते हैं, मीन्स फेडरेशन के प्रकार की, या हम यह भी बोल सकते हैं कि फेडरेशन किस किस तरीक़ों से बन सकता है। तो पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में आते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। इस टाइप के फेडरेशन का एग्जांपल है यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिकन फेडरेशन या ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन जो है वो इस प्रकार से बना है, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के तौर पर। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जब एक लार्जर कंट्री डिसाइड करता है कि वह अपने पावर को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेगा, तो उस टाइप के फेडरेशन को हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इस प्रकार का उदाहरण आपको कनाडा, इंडिया, बेल्जियम जैसे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। वहीं जब हम यूएस के बारे में बात करते हैं, तो यूएस जो है वो दुनिया का पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन है। तो ये था फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन किस प्रकार से बनता है, या फेडरेशन के काइंड्स कैसे क्या क्या हैं। जब हम फीचर्स की बात करते हैं, फेडरलिज्म की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो पहला है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर सरकारें हो सकती हैं। जनरली हम लोग कंट्रीज में देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अपने यहाँ क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वहीं दूसरा, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच गवर्नमेंट और टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। यहाँ पर टर्म जुरिडिक्शन आया। जुरिडिक्शन क्या है, जुरिडिक्शन एक क्षेत्र को बोलते हैं, एरिया को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड को बोलते हैं जहाँ तक आपका लीगल अथॉरिटी होता है काम करने का। तो इसमें क्या होता है, सेम सिटीजन को ही अलग अलग टीयर के गवर्नमेंट जो है शासन करते हैं, उन पर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, लेकिन सबका मैटर स्पेसिफिक होता है, मीन्स उनके कामों का बांटवारा हो चुका होता है, जो कि हम लोग सब्जेक्ट्स में पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में।
और लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बंटवारा हो चुका होता है आपस में। बंटवारा किनके बीच होता है? तो डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट के बीच होता है। जो अलग अलग स्तर पर सरकारें हैं वो कामों को बांट चुके होते हैं कि मैं ये काम देखूंगा, तुम यह काम देखोगे। फिर नेक्स्ट फीचर क्या आता है कि फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी लोनली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स अकेले कोई एक स्तर पर जो सरकार है वह कोई विशेष बदलाव नहीं ला सकती है संविधान में। इसके लिए आपस में सहमति होनी चाहिए। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरमेसी को शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही प्रधान है, मुख्य है। सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब कहाँ से किस सरकार को आमदनी आएगी, किस स्तर के सरकार को किस किस फील्ड से टैक्सेस वसूलने हैं, यह भी क्लियरली मेंशन्ड है संविधान में। और यह फिनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। फिनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स मतलब आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक एक दायरा अपना बना दिया है कि वह निर्भर नहीं रहेगा एक दूसरे पे। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट को अधिकार है, स्पेशली हायर कोर्ट्स को, जो कि सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, उनके पास यह अधिकार होता है कि वह अनुवाद कर सकते हैं संविधान का समय समय पे। और एंड द पावर्स ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है उनके पावर्स को भी यह देख सकता है, अमेंड कर सकता है। द जुडिशियरी प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। यह जुडिशियरी बचाता है कन्फ्लिक्ट से, टकराव से। किसके किसके बीच? सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच जो टकराव हो सकने की संभावना होती है उसे रोकने का प्रयास करता है या रोकता है। जब फेडरलिज्म के फीचर को हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, तो हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट की। इसका उदाहरण श्रीलंका में आपको देखने को मिला था कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। एक ऐसा व्यवस्था होता है, एक ऐसी सरकार होती है जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस होता है। सारे पावर नेशनल गवर्नमेंट्स के पास होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नेशनल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। और यदि रीजनल गवर्नमेंट होता है, स्थानीय सरकार होती है या प्रांतीय सरकार होती है, तो वो अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है? वो अपना पावर नेशनल गवर्नमेंट से या यूनियन गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है, क्योंकि संविधान उसको पावर नहीं देती है। किसको पावर नहीं देती है? रीजनल गवर्नमेंट को। किस केस में नहीं देती है? यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में नहीं देती है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट के में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं उसके बारे में मेंशन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए वो उनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से वे पावर डिराइव नहीं करते हैं। वे पावर डिराइव कहाँ से करते हैं? तो नेशनल गवर्नमेंट से। जब हम केस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इंडियन केस, तो क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि इंडिया का साइज काफ़ी बड़ा है। दूसरा, यहाँ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बहुत प्रकार से, भाषा के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब के आधार पर डाइवर्सिटी, आपको सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम लागू हो पाया या लागू है। अब जब हम इंडियन फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो यह किस मॉडल पे आधारित है या किस मॉडल से मिलता जुलता है? तो कैनेडियन मॉडल से मिलता जुलता है कि कनाडा देश में जिस प्रकार का फेडरलिज्म है उसी प्रकार की व्यवस्था, उससे मिलती जुलती व्यवस्था, हूबहू नहीं लेकिन उससे मिलती जुलती व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। फॉर इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बिन प्रेफर्ड। मीन्स कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर का एक वक्तव्य है कि भारत में फेडरेशन ऑफ स्टेट से ज़्यादा तरजीह यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द को दिया गया है, फ्रेज को दिया गया है। यूनियन स्टेट्स को ज़्यादा महत्व दिया है संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बनस्पत। ऐसा इसलिए कि इंडिया का जो फेडरेशन है, जो संघात्मक ढांचा है, वह इस बात का रिजल्ट नहीं है कि स्टेट्स आपस में साथ में आएँ जैसा अमेरिका में हुआ है। हमारे यहाँ संधि नहीं हुआ है स्टेट्स के बीच। दूसरा, इसके पीछे का रीज़न है कि दी स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट्स चाह के भी हट नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। यह एक मजबूत स्ट्रक्चर है। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। हमारा जो फेडरेशन है वह एक यूनियन है क्योंकि यह टूट नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है, बिखराव नहीं हो सकता है, अलगाव नहीं हो सकता है। अब व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? भारत को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? ऐसा क्या खूबी है, ऐसा क्या फीचर्स है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है? तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड्स फॉर ए 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम देखें हैं कि संविधान में 3 टियर में गवर्नमेंट बटा है, लेकिन ओरिजिनली जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 2 टियर सिस्टम था, लेकिन बाद में
एक तीसरा टीयर जोड़ा गया जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कामों का बंटवारा देख रहे हैं, या गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल पे बंटवारा देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया फेडरल है, डिविजन्स ऑफ पावर, पावर का बंटवारा है। इसके लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है कि सब्जेक्ट्स हैं, विषयों की सूची है ना, जिसमें 3 प्रकार से बांटा गया है कामों को, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? इसमें वैसे सब्जेक्ट्स, वैसे कामों की को जोड़ा गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड करेंसी। किसी देश से मित्रवत संबंध रखना है या नहीं रखना है, क्या टर्म एंड कंडीशन रखना है, देश का सुरक्षा, मिलिट्री वगैरह से रिलेटेड इशूज, बैंकिंग से रिलेटेड इशूज, पैसों से रिलेटेड इशूज कि कितना नोट छापना है, नहीं छापना है, ये सारे इशूज जो हैं यूनियन लिस्ट में आते हैं। और इन सारे इशूज पे डिसीजन मेकिंग करने का काम किसका है, लॉ बनाने का काम किसका है, तो यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट अकेले इन सारे विषयों पर लॉ बनाती है। ओरिजिनली शुरुआती दौर में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 97 सब्जेक्ट्स थे इस लिस्ट में, लेकिन आज के टाइम में इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। वहीं जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें वैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे विषय पे राज्य सरकार अकेले कानून बनाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ओरिजिनली 66 ऐसे कामों की सूची थी जो स्टेट लिस्ट में था, लेकिन आज के डेट में इसे 61 कर दिया गया है। जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें वैसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। किसके कॉमन इंटरेस्ट के? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। तो इन विषयों पर कानून दोनों मिल के बनाते हैं। लेकिन जब किसी भी बात पे टाई की स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ज़्यादा हावी होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, ट्रेड यूनियंस हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया है। जब हम संविधान के समय का देखेंगे कि कितना सब्जेक्ट्स था टोटल इस लिस्ट में, तो 47 सब्जेक्ट्स था, और आज के डेट में इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। जब हम रेसिडुअरी पावर की बात कर रहे हैं, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो अब बचे हुए विषय हो गए वही रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हो गए। इसका मीनिंग भी लिटरल यही हो गया। और वैसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं, या वैसे विषय जो हो सकता है भविष्य में राइज हो, जैसे 1950 में, 1947 में कोई नहीं समझा था कि साइबर क्राइम वगैरह भी आएगा, तो आज है हमारे सामने। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, वैसे लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इंडिया फेडरल क्यों है। तो ये हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि इंडिया में ऐसा क्या है कि यहाँ पर फेडरल है, फेडरलिज्म है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यह क्या है? इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। जुडिशियरी हमारे यहाँ स्वतंत्र है। स्वतंत्र है माने वह डिसीजन मेकिंग करने के लिए वॉचडॉग के रूप में काम करती है। वह किसी भी दबाव में काम नहीं करती है, वह सरकार के अंदर नहीं आती है। और वह क्या करती है? वह देखती है कि संवैधानिक जो प्रावधान हैं, जो नियम कानून हैं, कायदे हैं, वह सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नए कानून अगर संसद में बनती है तो क्या वह सही ढंग से बन रही है? इन सारे चीज़ों को देखने का काम किसका है? जुडिशियरी का है। और यह सही ढंग से तब देख सकती है जब यह सरकार के दबाव में ना हो, इसलिए इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दीज अरेंजमेंट्स। पावर शेयरिंग मतलब पार्लियामेंट अकेले खुद से चाहने पर इस सारे व्यवस्था को बदल नहीं सकती है पावर शेयरिंग का। इसको ज़रूरत होगी अप्रूवल की। अप्रूवल में सहमति की ज़रूरत होगी। किसके सहमति की? तो पार्लियामेंट के डिफरेंट हाउसेस के, मींस एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से उस बात को पास करना होगा संसद से, पार्लियामेंट से, तभी जा कर के वह बदलाव ला सकती है इस व्यवस्था में। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगला पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मीन्स सर्वोपरि कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई सरकार नहीं है, कोई जुडिशियरी नहीं है, वह भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो हमारे देश में सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सबके पास इक्वल पावर नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले आप सुने होंगे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, वहाँ फास्पा भी समय समय पर लागू होता है। तो बहुत सारे बेसिक राइट्स वायोलेट होते हैं। तो अलग अलग स्टेट का परिदृश्य अलग अलग है। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनको हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, जहाँ पर
जैसे चंडीगढ़ हो गया, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इन सब क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तरह व्यवस्था नहीं चलती है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, पुलिसिंग वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑल स्टेट्स जितने भी राज्य हैं भारत के, सबके पास इक्वल समान पावर नहीं है। वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए यह डिसाइड किया गया है। ये सारी बातें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो हम शॉर्ट में देखें एक बार कि डिवीज़न ऑफ पावर्स है। क्यों इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो क्योंकि यहाँ डिवीज़न ऑफ पावर है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डिफरेंट डिफरेंट लेवल में गवर्नमेंट को बांटती है। उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। पार्लियामेंट जो है अकेले कोई बदलाव नहीं ला सकती है, उसे एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करवानी पड़ती है उस इशू को। फिर हम देखें कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है यहाँ, और ऑल स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं बताती है कि हमारा इंडिया क्यों फेडरल नेशन है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? किस प्रकार से इसको प्रैक्टिस किया जाता है? तो इन 1947 1947 में जो बहुत सारे स्टेट्स थे, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे, मतलब जो पहले से थे, उनके बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया नए स्टेट को बनाने के लिए। अब इन बाउंड्रीज़ को क्यों चेंज किया, किस आधार पे चेंज किया गया? तो भाषा के आधार पे चेंज किया गया, कुछ को कल्चर के आधार पर, कुछ को इथनिसिटी, जो जातीय संरचना हम लोगों ने पढ़ा था, या ज्योग्राफी भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए बहुत सारे नए बाउंड्रीज क्रिएट किए गए और नए स्टेट्स का निर्माण हुआ। तो शुरुआती दौर में इन सब चीज़ों का विरोध भी हुआ कि लैंग्वेज के, भाषा के आधार पर बदलाव नहीं होना चाहिए, इससे देश का जो ढांचा है वह कमज़ोर होगा, यूनिटी कमज़ोर होगा। लेकिन बाद में पाया गया कि इससे कमज़ोर न होकर के मजबूत ही हुआ है। लैंग्वेज पॉलिसी में हम लोग क्या देखेंगे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू ओनली वन लैंग्वेज। हमारा संविधान जो है एक स्टेटस नहीं दिया है किसी को भी राष्ट्रीय भाषा का स्टेटस। जैसे हिंदी 40% आबादी के द्वारा लगभग बोली जाती है, इसके बावजूद भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। एक टर्म आता है शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होता है? अनुसूचित भाषाएं, जो संविधान में एक 8th शेड्यूल है जिसमें कुछ भाषाओं को ऐड किया गया है, और उसे ही हम लोग शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। और इस शेड्यूल लैंग्वेज में टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं, और इसमें से हिंदी के अलावा 21 हैं इसमें। तो वैसे भाषा जो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, कहाँ के 8th शेड्यूल? कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, वैसे भाषाओं को हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। देयर आर टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, और हिंदी को छोड़ दें तो 21 ऐसी भाषाएँ हैं। अब इस भाषा में होने का क्या फ़ायदा है? इस भाषा में होने का फ़ायदा है कि गवर्नमेंट जो है इसे प्रमोट करती है, इन भाषाओं को। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है या बच्चा है, वह चाहता है कि इन भाषाओं में हम परीक्षा दें, तो इन 22 भाषाओं में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हर स्टेट का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इंग्लिश का एक स्पेशल केस है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय यह प्रपोज किया गया था कि 1965 तक, 1965 तक ही इसे यूज किया जाएगा। लेकिन बाद में कंडीशन को देखते हुए, अलग अलग स्टेट्स के डिमांड को देखते हुए इसे कंटिन्यू किया गया। फिर हम देखेंगे कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। इसमें सेंटर स्टेट के रिलेशन को देखेंगे कि सेंटर स्टेट का रिलेशन को हम लोग बहुत अच्छी ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं 3 हेड में, 3 रूप से, 3 तरीके से। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तीसरा फिनेंशियल रिलेशंस। मतलब किस प्रकार से ये जो पावर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कैसे शासन व्यवस्था चल रहा है, कैसे फिनेंशियल मने पैसों का बंटवारा हो रहा है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया है अलग अलग टीयर के गवर्नमेंट के लिए। द शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज़ स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन इंडिया। यह जो शेयरिंग होता है पावर का, यह जो स्ट्रेंथेंड करता है भारत के संघात्मक ढांचे को, फेडरलिज्म को इंडिया में स्ट्रॉन्ग करता है जब हम पावर का बंटवारा करते हैं। यह लैंग्वेज पॉलिसी देख रहे हैं, यह एक स्पेशल केस है, क्योंकि हम लोगों ने श्रीलंका के केस में देखा था, बेल्जियम के केस में देखा था कि किस प्रकार से लैंग्वेज भी एक इशू था कन्फ्लिक्ट का। तो यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से लैंग्वेज के कन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास किया गया है, इस प्रकार से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया है। वहीं श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था कि तमिल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, सिन्हला को, और तमिल को महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो वह किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट का कारण बना। इसी प्रकार से यहाँ हिंदी को इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया है, राजकीय भाषा नहीं बनाया गया है।
अब हम कॉलिशन गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन नो सिंगल पार्टी अचीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कह रहा है कॉलिशन मतलब गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पार्टियां, दल, राजनीतिक दल आपस में मिलते हैं सरकार बनाने के लिए। कब मिलते हैं? जब उनके पास अपना मेजोरिटी नहीं होता है, वह खुद से बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब वह आपस में मिलते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। इस प्रकार के गवर्नमेंट को हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। 1990 के बाद हमारे देश का दृश्य बदला, राजनीतिक दृश्य बदला। क्या हुआ? बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वह उभर के आए और कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ सेंटर में। इससे क्या हुआ? इससे भी फेडरलिज्म मजबूत हुआ। अब क्या होता था पहले कि कोई एक दल बहुत बड़ा है, जैसे कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, तो उसका अगर किसी राज्य में शासन है और केंद्र में भी शासन है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है, तो वह किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करके कलबल छल वहाँ जो है सरकार को गिरा देती थी या बर्खास्त कर देती थी, फिर से अपने सरकार को बनाने का कोशिश करती थी राज्य स्तर पर। तो यह जो व्यवस्था आया कॉलिशन गवर्नमेंट का, यह स्थानीय प्रतिनिधित्व को मजबूती प्रदान किया और फेडरल स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, मीन्स पावर का हस्तांतरण, है ना, छोटे स्तर तक, है ना। इसी चीज़ को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? तो जब पावर का बंटवारा होता है, पावर लिया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से और दिया जाता है स्थानीय निकायों को, स्थानीय सरकारों को, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति को देखेंगे तो हम एक टाइम फ्रेम माने हैं 1992। इससे पहले के हम लोकल गवर्नमेंट्स को देखेंगे और फिर 1992 के बाद के लोकल गवर्नमेंट्स को देखेंगे, दोनों के कंडीशन में क्या क्या बदलाव आए। तो 1992 से पहले जो कंडीशन था वो ये था कि दे वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कौन डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थे स्टेट गवर्नमेंट के? लोकल गवर्नमेंट। जो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वगैरह, या जो भी जिस नाम से रहे हो जिस स्टेट में, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन था। रेगुलर इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, है ना। दे डिड नॉट हैड पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। उनके पास अपना ताकत नहीं था, क्योंकि संविधान में उनके बारे में मेंशन नहीं था, और उनके पास संसाधन भी नहीं थे, मैंने पैसा नहीं थे, रेवेन्यू के सोर्स नहीं थे, है ना। वो निर्भर होते थे स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ये बुरा स्थिति था 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट का। जब हम लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं 1992 के बाद, तो क्या हम पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी पावरफुल एंड इफेक्टिव, है ना। आफ्टर 1992, है ना, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड हुआ था उसके कारण इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोकल गवर्नमेंट के बारे में मेंशन हुआ, है ना, और इससे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलना शुरू हुआ। मीन्स वे डिराइव करना शुरू किए पावर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बहुत सारे बदलाव आए। क्या बदलाव आए? यह मैंडेटरी हो गया कि उनका इलेक्शन रेगुलरली होल्ड करना है। दूसरा क्या बदलाव आया कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्थापना हो, का क्रिएशन हो, जो चुनाव कराए। किसका चुनाव कराए? पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी का चुनाव कराए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, है ना। लगभग 1/3 पोजीशन जो है, जो सीट्स होंगे वह रिजर्व कर दिया जाए। किसके लिए? वीमेन के लिए। और सीट जो है वो रिजर्व किया जाए किसके लिए? SC STs के लिए, OBCs के लिए। इन सब के लिए कुछ सीट्स फिक्स होनी चाहिए, है ना। ये प्रावधान किए गए 1992 के बाद। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा गया कि आप कुछ पावर बांटिए आपस में, किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट के साथ। और रेवेन्यू के सोर्स भी बांटिए और कुछ रेवेन्यू भी बांटिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। तो 1992 के बाद ये 5 बिंदु हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या बदलाव आ गए लोकल बॉडीज़ के केस में। फिर हम जब लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं तो उसको हम 2 भाग में पढ़ सकते हैं। पहला, रूरल लोकल गवर्नमेंट, यह ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर होता है। यह 3 टियर में बटा है। पहला विलेज पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे है। दूसरा टियर पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे है। तीसरा विलेज जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। एक ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक का ही नाम पंचायत समिति है, ब्लॉक का ही नाम मंडल है। मीन्स तीनों नाम सेम है, ब्लॉक, पंचायत समिति और मंडल, तीनों सेम है। तो जब कुछ ग्राम पंचायत को आपस में मिलाए जाते हैं तो बन जाता है ब्लॉक या पंचायत समिति या मंडल। फिर जब हम कुछ ब्लॉक को आपस में मिलाते हैं तो बनता है जिला परिषद।
जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, यह ग्राम पंचायत जिसको हम आपस में मिलाते हैं तो ब्लॉक बनता है। जब हम उस ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हर गांव में जो बड़ा गांव है वहाँ ग्राम पंचायत होगा, या छोटा छोटा गांव है तो ग्रुप ऑफ विलेज को हम जब मिलाते हैं कुछ राज्यों में तो ग्राम पंचायत का निर्माण होता है या ग्राम पंचायत बनता है। इसमें कौन होते हैं, तो इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पंच कहते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है जिसे सरपंच भी कह सकते हैं। अब ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट किसके द्वारा होते हैं, तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है उस वार्ड के या उस गांव के, उनके द्वारा चुने जाते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन दैट मीन्स 18 ईयर्स की 18 ईयर्स के एज को अटेंड कर चुका है या उससे ऊपर का है। अब इनकी मीटिंग कितने बार होती है, तो कम से कम 2 बार होती है या 3 बार एक साल में। अब मीटिंग क्यों होती है, रोल क्या है इनका, फंक्शन क्या है किसका, ग्राम पंचायत का। तो इनका फंक्शन है अप्रूव करना एनुअल बजट ग्राम पंचायत का, जो वार्षिक बजट है कि क्या क्या खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसको अप्रूव करना है। दूसरा, देखना इनके परफॉर्मेंस को, किसके परफॉर्मेंस को, ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को देखना, यही इनका काम है। और ये वर्क करते हैं किसके सुपरविजन में, ग्राम सभा के सुपरविजन में। अब यह ग्राम सभा क्या है, अब इसे देखते हैं। तो ग्राम सभा में गांव के सारे एडल्ट लोग होते हैं। एडल्ट मीन्स 18 ईयर्स एज के या उससे ऊपर के। और इस ग्राम सभा का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि यह इलेक्ट करता है ग्राम पंचायत के सदस्यों को। दूसरा, यह उनके परफॉर्मेंस को देखता है, किसके परफॉर्मेंस को, ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को। कौन देखता है, ग्राम सभा देखता है। तीसरा, यह सुपरवाइज करता है ग्राम पंचायत के कामों को। कौन सुपरवाइज करता है, ग्राम सभा करता है ग्राम पंचायत के कामों को। जब हम जिला परिषद की बात करते हैं तो यह एक ग्रुप है ऑल पंचायत समिति का या मंडल्स का एक ज़िला में। इसके ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। और इसमें और कौन कौन से लोग होते हैं सदस्य, तो लोकसभा का जो एमपी होता है और विधायक जो होते हैं एमएलए उस डिस्ट्रिक्ट के, एमपी भी उसी डिस्ट्रिक्ट का, विधायक भी उसी डिस्ट्रिक्ट का, और कुछ अदर ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अलग अलग जो बॉडीज़ हैं उनके में हैं, वो सबको इस जिला परिषद में शामिल किया जाता है। जब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो शहरों में यह पाया जाता है जो शहरी इलाका है। जब हम शहर की बात करते हैं या स्मॉलर अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं। वहीं जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं या लार्जर अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बटा है। जब हम, ये तो हमारा चैप्टर था। जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं या प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड्स पॉलिटिक्स कीप फेडरेशन यूनाइटेड, कि पॉलिटिक में फेडरेशन को यूनाइटेड रखने में और क्या क्या फैक्टर्स हैं राजनीति के अलावा, तो यह हमको जवाब देना है। दूसरा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, नेचर क्या है भारत के फेडरल सिस्टम का, ये सब हम लोगों ने देखा है। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में भारतीय संविधान में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, हम लोगों ने देखा है। हाउ इज़ द फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग इसे देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होंगी, मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो, यहाँ पे ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसे नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। किस केस में, यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में। फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पावर का बंटवारा होता है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ पावर्स। जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, उसका अपना अपना सब्जेक्ट से काम करने का। वहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इसे जवाब देना पड़ता है। फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये बेसिक अंतर है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन करिए पावर का लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था। तो ये था प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारा जानकारी इस चैप्टर से, फेडरलिज्म चैप्टर से रिलेटेड था। अगर जानकारी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले चैप्टर्स के वीडियो को भी आप देख सकें। थैंक यू।